बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेरी वेलकम। आज जनाब हमारा बेंच ज़रा एक्सटेंड हुआ है। हमारे साथ बेंच में आज बड़ा हैवी किस्म का बेंच है। अजहर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बशारत राजा और सुहेल रशीद तो वैसे ही हमारे साथ पक्के मेंबर हैं इस बेंच के। तो आज डिस्कशन थोड़ी सी करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक तो सुबह कश्मीर के हवाले से अटॉर्नी जनरल को, एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कुछ बताया भी और कुछ पूछा भी कि जी ये रेफरेंडम अगर वहाँ पे करवा लें, हम अपने वाले एरिया में भारत तो अडॉप्ट कर चुका है, इसकी लीगल कानूनी हैसियत क्या है, इंटरनेशनल केस हमारा इससे कितना मुतासिर होगा या कितना उसकी फेवर में जाएगी, ये बात इस पे बात करेंगे। इसके अलावा साथ ही साथ उन्होंने आज बड़ी हैरत का इजहार किया इसी केस में कि जी गवर्नमेंट बनी है कि नहीं बनी, तो वो गवर्नमेंट कहाँ तक पहुँची है। अजहर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कानूनदान भी हैं, इसके अलावा तहरीक इंसाफ के भी रहनुमा हैं। तो कागज़ जमा कराए थे लेकिन इलेक्शन नहीं लड़े, जिसको सीट दी उसने जाके भेज दी। बहरहाल अब वो देखते हैं कि इनसे क्या मामला होते हैं। अजहर साहब बताइएगा, ये पहले तो ये बताएं कि कश्मीर के ऊपर काजी साहब ने कहा कि जी प्लेबिसाइड करवा लें अपने वाले एरिया में, इंडिया तो अडॉप्ट कर चुका है अपना। तो अच्छा, मैं एक छोटी सी बात अर्ज करूँ, एक छोटी सी बात अर्ज करूँ, फिर आवाज़ इतनी मैंने बोलनी, फिर आपसे बोला नहीं जाना, ठीक है ना? बोले अच्छा चले, नहीं हम रोकते नहीं बोलने से। अच्छा वजह मैं प्रॉब्लम क्या है, मैं अदब से, चूँकि सीट बड़ी अहम है, जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ना कई बातें ऐसे ही कर जाते हैं। कल उन्हें एहसास होता है कि पता नहीं कानून क्या है या क्या चीज़ें ऐसी, मैं कई ऐसे इंसिडेंट में बता सकता हूँ आप लोगों को। ठीक है, उनका अपना एक नुक्ता नज़र है, लेकिन मैं नहीं समझता उन्हें इस तरह की बातें करनी चाहिए। वो खुद करते थे जजेस स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स, जो इशू है उस पर बात करें ना। यानी आज जिस तरह की गुफ्तगू फरमाई है उन्होंने, बुरा लगे आपको अच्छा लगे, पर मैं वैसे स्टूडेंट है, हम भी समझने की कोशिश करें। पहले ये बताएंगे इंटरनेशनली कश्मीर का हमारा केस क्या है कि हम प्लेबिसाइड हम करवा सकते हैं, यूएन ने हम नहीं करा बताया कि यूएन करवा सकता है, हम नहीं करा पूरे सकते। कश्मीर में होगा, हम अपने हिस्से में पाकिस्तान का देखिए, पहली तो बात है कि पाकिस्तान का ये स्टेटस ही नहीं है, पाकिस्तान ने थोड़ा ये तय करना है। सदीक साहब ठीक कह रहे हैं सर, जो यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशन है ना उसके मुताबिक कश्मीर में अगर राय शुमारी होती है, इस्तिस्वाब राय होता है ना, उनके मुताबिक पाकिस्तान को वहाँ से आर्मी विड्रॉ करनी पड़ती है। भाई बड़े मसाइल हैं, बहुत इंडिया को नहीं करनी पड़ती, इंडिया को वो आर्मी विड्रॉ करनी पड़ती है जो उसकी लड़ने वाली आर्मी है। बाकी उसमें लिखा हुआ है कि अमन अमान के लिए वहाँ की आर्मी, इंडिया की आर्मी वहाँ मौजूद रहेगी, सिर्फ लड़ने वाली नहीं। एक और इसमें से एक बात और चूज कर लीजिएगा, समझ रहे हैं। काजी साहब मतलब जिस तरह सदीक साहब ने कहा, मुझे नहीं समझ लगी कि काजी साहब कह रहे बड़ा यूनाइटेड नेशन को यहाँ पर। अच्छा एक बात उन्होंने दे दी कि उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं लेकिन ये बनता नहीं है। मैं पहले एक चीज क्लियर कर दूं, हमारे जो पैनलिस्ट हैं बशारत राय साहब कश्मीर से बिलोंग करते हैं, सुहेल रशीद साहब कश्मीर से बिलोंग करते हैं, ताल्लुक मेरा भी कश्मीर से है। अदर साहब की कश्मीरों से मोहब्बत बड़ी है, बहुत ज्यादा पाए बड़े खाते हैं। नहीं एक बार बताऊं, एक बार अच्छा वो वाली ना पापा समझिएगा, अल्लाह ताला रीसा खाते थे और आगे पाए खाना शुरू। अल्लाह ताला ऐसी मोहब्बत से बचाए, ऐसी मोहब्बत से बचाए जिस मोहब्बत ने सत्यानाश कर दिया उस कश्मीर का, खास तौर पर उन लोगों से। तो बात समझ नहीं है स्टेज के ऊपर। जस्टिस काजी फाइज साहब प्रिटेंड करते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के वो खिलाफ है। एक दौर कभी होता था, इस बात को ज़रा समझिएगा, ये बड़ा दुखती रग वाला मामला है। इससे एस्टैब्लिशमेंट में यानी शो करना ये चाहती हैं कि शायद एस्टैब्लिशमेंट इससे बैकफुट पर जाएगी। भाई मेरी बात सुनो, उतना काम करें, ये बेसिक समझना क्या है। प्लेबिसाइड हमने नहीं करना, ये तय करेगा यूएनओ, और दोनों जगह होगा, ये नहीं कि एक जगह होगा दूसरी जगह होगा। लेकिन इस स्टेज पे इस तरह का इशू मत छेड़े। 85,471 मुरब्बा मील पर इससे नुकसान कितना। मुझे बताएं राजा साहब, आप सारे बैठे हैं, मुझे ये बताएं, इस तरह की बात करके आप नहीं समझते हैं इससे पाकिस्तान नहीं, ये बात करनी नहीं चाहिए, ये तो यार कागल लगाने वाली बात है। देखे ना, ये बात आज बदकिस्मती से काजी साहब ने 3 बड़े अहम जो एक तो उन्होंने रेलवी मकता फिक्र के वाले से भी बात की, वो पीरू वाले मामले में भी चलेंगे आज। अच्छा इसी केस में नहीं वो केस लगा हुआ था, ये पीर लेकिन चले वो मजहबी मामला नहीं, लेकिन नहीं फिर हमें एतराज है ना में डिस्कस नहीं करते वो मामला, फिर और तरफ नहीं हमें एतराज है। यानी अपना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार कहाँ से आ गया इस सारे मसले में, मजहबी मामले को इस तरह लेके जाने में? ये गलत बात है, ये गलत बात है। ठीक है, लेकिन हम उसको प्रोजेक्ट नहीं करते। हम अगली चीज के ऊपर जरूर आएंगे कश्मीर वाला इशू निपटाने के बाद। जो उन्होंने कहा है कि जो किसी के घर में बगैर वारंट पुलिस है तो कानून के मुताबिक 5 साल सजा है। इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, पहले कश्मीर वाले इशू को काल लें। सुहेल आपकी इनटेक ये कश्मीर वाले मामले में? देखें, कश्मीर वाले मामले पे मैंने उसी वक्त एक ट्वीट भी कर दी थी और मेरा बड़ा कैटेगोरिक ये मौक़िफ़ है
कि चूँकि हम कश्मीर में रहते भी हैं अभी भी, तो मुझे वहाँ की कुछ चीज़ों का डायनामिक्स का पता है कि इस तरह के जो रिमार्क्स हैं वो कितनी चीज़ों को ट्रिगर कर सकते हैं। और पहले ही गिलगित बल्तिस्तान को सूबे जैसा स्टेटस देने पे वहाँ पे क्या तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे, और जब भी ये बहस होती है तो वहाँ पे लोगों को कितना हर्ट होते हैं और किस तरह की वो चीज़ उसको लेते हैं। अब अगर इतनी बड़ी सीट से ये जाएगी, पहले ये सिर्फ टीवी डिबेट्स में आती थी तो वहाँ पे रिएक्शन आता था चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान की तरफ से, और वो भी कोर्ट में बैठे हुए। तो बहुत अजीब सा रिएक्शन वहाँ से आएगा। ये अब अभी भी आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं फोर्सी कर रहा हूँ कि कल जब ये अखबारात में हेडलाइन ला के कश्मीर तक पहुँचेगी कि इस तरह की बात हुई है या किसी भी सोशल मीडिया, तो लोग सोचेंगे कि यार हम यहाँ पे मतलब कौमी परचम में लिपट लिपट के तो वो हो रहे हैं, श्रीनगर वाले लोग दफन हो रहे हैं। हैं। ठीक है, सैयद अली गिलानी यहाँ पे नारा मारते मारते बेचारे शहीद हो गए। बिल्कुल। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान, आप कहते हैं जी वो हड़प हो गया जी, हड़प हो गया, कैसे हड़प हो गया? हम उसको उसने तस्लीम अपने कैसे करने हैं हड़प को ना? ये हम कैसे कश्मीरी तस्लीम पता क्या करते हैं? कहते हैं, यहाँ पाकिस्तान में तो बहस ये चलती थी ना कि जी 370 रिवोक हो गया, रख लिया। कश्मीरी कहते हैं इंडिया का आईन है, हम पूरे आइन को नहीं मानते, अब कश्मीरियों पे लागू हाँ, होगा। आप 370 में क्यों डिबेट करते हैं? फाड़े फेंके जो मर्जी करे, हम तो उसको मानते ही नहीं है। वो अपने आइन में रखे हमें ना रखे, हम आज़ादी लेंगे, कश्मीर हमारा है और हम इसका फैसला करेंगे। ये वहाँ के प्रिंसिपल और कायदे मोहम्मद अली जनाब की आप हड़प कर लिया, मानते नहीं है सर। की शरत है। देखे ना, अगर ये यहाँ देखे पे ना, आप जाएंगे, आप इस तरह की कंट्रोवर्सी छेड़ के 4071 मुरब्बा मील पर आप आकर रेफरेंडम करवा दे यार, ये तो नहीं ऐसा होता ना। अच्छा, मैं एक वाकया आपको सुनाता हूँ जी। 2012 की बात है, मकबूजा कश्मीर से हमारे रिलेटिव्स आए यहाँ पे। उस वक्त हालात ठीक थे तो वीज़ा उनको मिल गया और वो आए यहाँ पर पाकिस्तान। 1 महीना हमारे घर रह के गए वो। और वो जाते हुए ना उन्होंने वो जो शॉपर नहीं होती छोटे से लिफाफे जिसको ऊपर से सील कर देते हैं, पैक हो जाते हैं, वो येलो कलर के, वो रेड कलर की उसमें सील लगी होती है, वो ना उसकी उन्होंने मुझे 2 दिए। उन्होंने कहा यार यहाँ थोड़ी सी हमें मिट्टी दे देते। मैंने उनसे पूछा जी ये क्या करनी है? उन्होंने कहा जी हमें बहुत से लोगों के ईमेल्स आ रही हैं कि क्योंकि उस वक्त ये तो था नहीं इस तरह से व्हाट्सएप वगैरह, उनको ईमेल्स पे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार पाकिस्तान से थोड़ी सी मिट्टी लेके आना। वो जो यानी झंडा इतना वगैरह- प्यार और इतना प्यार और इतना जज्बा। तो वो पाकिस्तान का झंडा यूं इंडियन आर्मी की गोलियों के आगे झंडा पाकिस्तान का रख के सीने पे गोलियां खाते हैं। वो उनको कह रहे हैं हड़प हो गया, हम तस्लीम ही नहीं कर सकते काजी साहब की हड़प हो गया। काजी साहब कह रहे हैं कि आप रेफरेंडम करवा दें। वैसे आप नहीं समझते कि काजी ये साहब हमारे पूरी को, मैं नहीं समझता। देखें इवन के हमारी गवर्नमेंट हमारी सर्विस सब यही कहते हैं कि जी हम वो कोई support बात कर रहे इस पे बात करता या नहीं करता, काजी साहब को इस पे माजरत करनी चाहिए। हैं। हाँ, ये थोड़ा सा माजरत चले ना करें, वजाहत कर वजाहत करते करते हैं हैं इसको। कि मैंने आज़ाद कश्मीर की अब तक बात नहीं की। आज़ाद कश्मीर तो तहरीक आज़ादी का बेस कैंप है। यस। आज़ाद कश्मीर रेफरेंडम करने नहीं बैठा, नहीं, वहाँ नहीं। पार को आज़ादी दिलवाने के लिए बैठा नहीं, ये हुआ देखा ना, एक ऐसे कंट्रोवर्शियल ही है। बात किसी तरह भी काम ये बहरहाल वो जरा थोड़ा सा इशू हो गया इस पे। अच्छा, अगली चीज़ के ऊपर आते हैं जी। आज जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वो इस्लामाबाद में एक जमानत का केस था जिसमें ये पीर साहब वाला जिक्र भी आया। चलिए हम उसके मजहबी टच को छोड़ देते हैं। उन्होंने फरमाया बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला था साहब, आप जरा इस पर रहनुमाई फरमाइए कि कानूनी। उन्होंने कहा कि जी लॉ पढ़ के सुनाया, सीआरपीसी पुलिस के एसएसपी इन्वेस्टिगेशन थे, एसपी इन्वेस्टिगेशन थे और आईओ भी थे उनको, कि जनाब ये जब पुलिस वाला किसी के घर बगैर वारंट के जाता है, छापा मारता है, सर्च करता है, तो कानून में उसको 5 साल की सजा है। ये अब से ही है, आज कहा था। 1-1.5 साल से लेकर ये बड़ी देर की मेहरबान आते आते हम लोग कहते रह गए, पूरा पाकिस्तान ये बात कहता रह गया कि ये ज्यादतियां हो रही हैं। यानी एमपीओ क्या हुआ, एक जगह से पकड़ा, दूसरी जगह लोगों के घर, यानी एमपीओ में बाकायदा कोई मुजरम नहीं, घर तोड़े तब नहीं आया, बल्कि अब अच्छा कर दिया, छेड़ दिया। अच्छा, हम चाहेंगे कि पिछले 2 सालों के 1.5 साल के अंदर जो कुछ हुआ है सारे का करें ना इंक्वायरी, लाए ना सर लोगों को सामने। अच्छा, जुल्किरैन साहब, मैं आपकी इजाजत से हाँ। थोड़ा सा रैपिड फायर अदर सदीक साहब की मुद्दती से फायदा बिल्कुल, उठाते हैं। बिल्कुल बाकी चीजें हम डेल डिस्कस करते रहते बिल्कुल हैं करते सुप्रीम हैं। कोर्ट में क्या हो रहा है। हाँ। आपका मिशन लंदन क्या था? ओ मरवा दिया आपने। अच्छा देखिए, क्या आप ही लंदन फैन का ऐसा किसी इलेक्शन नहीं लड़े? नहीं, मैं एक बात बताऊं आपको, आप बात को समझ राज साहब। जो मैं यहाँ पाकिस्तान में मेरी 12 अप्रैल को आपको याद होगा मेरे घर पेट्रोल पंप से हमला हुआ और फायरिंग हुई। फिर आपको याद भी होगा कि 19 अप्रैल वाले दिन जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ गया था, तो उसको पिटीशन मैंने बनाई, मैंने चैलेंज करना था, अगले दिन मैंने फाइल करवानी थी। रात को मेरे घर पेट्रोल पंप से हमला हुआ, मैंने पिटीशन फाइल की। उसके बाद बड़ी आग लगी, जो नजर आ रहा था कि हालात वाक़यात क्या है सारे, यानी मैं तो सारा कुछ चीज़ें फोर्स ही कर रहा था ना। फिर मैंने इमरान रियाज वाले काम में बड़ा सख्त रवैया अख्तियार किया। फिर मैंने इमरान खान के हवाले से, जब 9 मई का वाक़या हो गया, मैं 9 मई को मैं इंग्लैंड में था, मैं बाद में पाकिस्तान वापस आया। देखिए मैं पहले तो मैं जो मेरा पहला ट्रिप था ना, वो मैं बेटी की मेरी शादी थी, वलीमा था 28 तारीख को अप्रैल को,
मैं कुछ 23-24 अप्रैल को गया हूँ, मैंने 9 मई को वापस आया, 9 मई का सानिया हो गया, मैं 17 को आया, 17 को आते मैं इमरान खान से मिला हूँ 18 तारीख वाले दिन। मैं जो हालात देखे, फसाइयत देखी, मेरे से कहा नहीं गया। मैंने बड़ा सख्त रवैया इख्तियार किया इमरान रियाज में हर बार, और मैंने मोहसिन नकवी को हटाने का, निगरान हुकूमत ख़त्म करने का, MPO के जो ऑर्डर जा रहे थे ये चैलेंज किए। मैंने इतना सख्त रवैया इख्तियार किया था, वो मुझे भुगतना पड़ गया। मुझे सिर्फ, मैं आपको पता फ़राज आज़ादी का वकील हूँ, और आपने इतना इल्ज़ाम लगता रहा, इतना कोई केस फाइल हुआ नहीं तक उसके खिलाफ। आप अंदाज़ा लगाएं ना, जुल्म देखिए, इमरान खान को टारगेट किया जाता रहा। इन बिटवीन क्या हुआ कि मैं कोई ट्रांजेक्शन 190 मिलियन पाउंड की 2 दिन के लिए मुझे दुबई जाना था, मैं 2 दिन के लिए दुबई निकला हूँ, फिर मुझे पाकिस्तान नहीं आने दिया। मेरे बच्चों के साथ मेरे घर रात को 12 बजे मीटर चेक करने आ जाएं, दिन में आ जाएं, धमकियाँ दें कि आपका मियाँ को यहाँ नहीं आना चाहिए, मेरे वालिद बच्चों को नमाज पढ़ने गया है। इतनी फसाइयत के हालात बन चुके थे मेरे लिए, तो यानी मैं ये कहूँ अच्छा नहीं लगता। ज़िंदगी अजीरन एक तरह से करती हुई थी। और मैं उस वक्त, आपको याद होगा, आप तो गवाह हैं लॉयर्स मूवमेंट में, जब लॉयर्स मूवमेंट में मैं 26 दिन जेल में रहा था, उस वक्त इलेक्शन अनाउंस हुए थे, नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए थे, स्क्रूटनी नहीं थी, तब मैं बाहर आया था। तो मुझे पता था कि जैसे पाकिस्तान में नॉमिनेशन इलेक्शन आएंगे तो मैं बाहर आ जाऊँगा, वही मैंने किया। सिचुएशन इन कंट्रोल हुई तो आप वापस आए? हाँ बिल्कुल, इलेक्शन के अलावा इस मुल्क में, और इलेक्शन के बाद अब और ज़्यादा हालात खराब हैं। ये रुकनैन साहब बात कर रहे थे अजहर साहब के, वो जो PTI ने आपको टिकट वगैरह अपना उम्मीदवार बनाने की कोई बातचीत हुई नहीं, मुझे बाकायदा 2 जगह मैंने कागज जमा कराए थे, 122 और 121। 122 में चौके सरदार लतीफ़ खोसर साहब थे, वो बड़े हैं हमारे, मैंने कहा नहीं 121 में मुझे कहा गया, लेकिन उसके बाद अब महादर ने तो कह दिया कि पैसों के लेन देन का मसला है, अब पता नहीं अल्लाह बेहतर जाने। मुझे 121 की बाकायदा कंफर्मेशन आई कि आपका टिकट कंफर्म हो गया। मैंने कहा चले ठीक है। तो फिर चेंज किसने किया? पर मुझे नहीं ये पता, लेकिन मैंने तो देखे पार्टी, मैंने समझा कि वो बंदा ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है। नून लीग में भी चला गया। आपकी भी ये वाली डील कहीं लंदन में मौजूदा इलेक्शन के ऊपर कोई पिटीशन इन मेकिंग, कोई आपके ज़हन में? मैं बहुत काम कर रहा हूँ। अभी मैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिस होके आया हूँ, मैं वहाँ मैंने सबूत बहुत रख दिए। मैंने कुछ 70 के करीब लोग ऐसे हैं जो इलेक्शन से पहले दिनों के अंदर पकड़े गए, उठाएंगे, MPA MNAs, उनसे यानी एक तो कैंडिडेट मैंने लेके आया PP 35 का, कि जिसपे उसे कागजात नामजदगी वापस लेने का, रिटायर होने का, पुलिस हिरासत के दौरान और किसी से जाली बना के फाइल भी करा दिया, रिटायर भी करा दिया। वो हम लड़े कोर्टों से, हाई कोर्टों से, फिर वो मामला हाई कोर्ट में आया, नॉमिनेशन पेपर, इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन में पोलिंग एजेंट जाने दी, उसके बावजूद वो जीत गया। जब वो जीत गया फिर आपको पता फ्रॉड करके हराया गया। इस तरह के कई केसेस हैं उसमें मैंने डाटा सारा इकट्ठा कर लिया है। यानी बड़ा मज़ेदार डाटा बताऊँ, MNA में फ़र्ज़ करें 100 वोट पड़े हैं ना, तो PB के अंदर 120 पड़ गए, यानी ये मजाक हो गया यार। यानी ये इस तरह के कई, और प्री पोल रिगिंग। ये बताएं, सबको पता है कि इलेक्शन का डिस्प्यूट हो या फौरी तौर पे आप इलेक्शन कमीशन आते हैं 218(3) में सेक्शन 9 के उसके तहत, या फिर आप ट्रिब्यूनल में जाते हैं आर्टिकल 225 के तहत। अब ये हाई कोर्टों का जुरिस्डिक्शन कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म नहीं की, ना हाई कोर्ट के पास है, तो फिर सारे हाई कोर्टों में क्यों? देखिए उसकी बुनियादी वजह 2 है। एक तो इलेक्शन कमीशन पे एतबार नहीं है। इलेक्शन कमीशन पे अगर एतबार होता तो हालात शायद ये ना बनते। इलेक्शन कमीशन देखिए अब नज़र आ रहा है कि वो एक पार्टीजन है, और वो एक पार्टी के साथ बैठकर जिस तरह चल रहा है ना, तो इसलिए कोशिश ये की गई कि इलेक्शन कमीशन, कल मैं कोई दरखास्त दे रहा हूँ, यानी मैं रिटर्निंग ऑफिसर को वसूलें कराई, मैंने इलेक्शन कमीशन ने वसूली कराई, वो अब मानते ही नहीं है उस बात को। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर आपने जैसे कहा कि पार्टीजन है, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात पूछी जाती है कि आप आईनी इदारे के ऊपर क्यों, सुप्रीम कोर्ट प्यार मोहब्बत है। PTI के वकला विड्रा कर गए थे। नहीं, मैं तो पहले दिन से ये रखा, मैं तो आज भी ये समझता हूँ। देखिए इलेक्शन कमीशन का जो किरदार रहा है, अभी ये रिटर्निंग ऑफिसर के साथ देख लें, अभी आप सिर्फ इससे अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त तक कोई 150 के करीब ये पटिशन फाइल हो चुकी है, 859 सीटें। आज अजहर साहब, आज कारी साहब की कुछ ऐसी चीज़ें थी, रिमार्क थे कि मुझे लग रहा था कि शायद कोई बैलेंस करने के हवाले से वो कर रहे हैं कि जो उन्होंने, मैं कारी साहब से उम्मीद नहीं रखता, मैं बल्ला छीना गया था।
अच्छा फिर आज लेकिन ये तो यहाँ बातें करते हैं, मुझे उम्मीद वो नहीं मैं जब सामने आप पेश हुए थे दोनों तरफ से मुस्कुराहटों के तो बातें हो रही थी। मेरी बात सुने देखे मैं तो अच्छा वो आप लाहौर की आपको उन्होंने याद बड़ा किया जिन्होंने आप याद किए थे। लेकिन जब Conversations में आपके नाम आ जब रहे आप सामने आए तो दोनों जनाब हंसी मुस्कुराहटे बड़े प्यार से वो बात तो कर रहे केस हैं। और था ना। आप हंस हंस के उनसे वो- बात कर रहे हैं। वो तो केस कुछ मैंने और तो कहा था। यार बड़ा मैच पड़ ओ, गया, नहीं, पर ये नहीं। सारा फिक्स मैच था। ये असूलों की आज बात। आज काली साहब ने एक और केस में जो कराची का केस था, एक फौज की तहवील में कुछ रकबा था, उस पर भी बड़ी सख्त रिमार्क्स दी है। रिमार्क्स देते रहते हैं मुझे। हाँ। अब रिमार्क्स से राजा साहब उस- परेशान ना हो। नहीं, वो तो बात मैं ठीक है बताऊं आपकी। आपको, मुझे ये बताएं, मुझे अभी तक बताएं कोई एक ऐसा केस उनका बता रही फैजाबाद जैसे कल उन्होंने जीआईटी का कहा जी कि ये जीआईटी क्या हैं। एक आखिरी सवाल भी मैं मैंने आपने कहा कहा जी पूछना चाहूँ। जीआईटी हाँ, वो ये- बुलाया कि एक आखिरी जो सवाल मैं आपने आपने दुआ कहा यहाँ पर हम सबको नोटिस आ गए। मुझे अदर सदीक साहब का एक और रोल याद आ हाँ, गया। एक- अदर सदीक साहब हेवन फील्ड रेफरेंस में कुछ दिन नैब के प्रोसिक्यूटर लगे। मेरे को लगा उस वक्त जावेद इकबाल साहब चेयरमैन थे। जेल थे। सर से जावेद इकबाल साहब ने आपको कहा था कि अभी टाइम ले लेंगे, पीरियड डिसाइड होने दें। मुझे नैब से कहा गया, प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा मुझे। अच्छा ये बहुत बड़ा इंसाफ है। नहीं मैं इंसाफ कर रहा हूँ, मुझे पीरियड प्रोसिक्यूटर डिसाइड ना बिल्कुल मुझे प्रोसिक्यूटर जनरल अच्छा हुआ क्या, मुझे नोटिफाई कर दिया। असगर हैदर साहब थे ना यस और अच्छा और कमाल की बात बताऊं आपको, मेरा आज तक वो नोटिफिकेशन विड्रॉ नहीं हुआ। यानी मुझे प्रोसिक्यूट रखने के बाद मुझे बकायदा अंदर से इमरान खान साहब के दौर की बात है जब उनकी गवर्नमेंट मौजूद थी। प्रोसिक्यूटर जनरल ने मुझे कहा नैब कि मौजूद टाइम ले था लें। और अपीलें जो थी उसमें टाइम ले लिया गया, जिसमें जिस वक्त बाजार लग रहा था कि अपीलें खारिज हो हाँ सकती बिल्कुल, लेकिन वजह बताने की बात है कि उसको कंट्रोल कोई और कर रहा था। मैंने इसको आजकल नया नाम दिया है, उसका नाम मैंने रखा है फेविकॉल। लेकिन आप आगे आगे इस्तेमाल हो गए। बस ये मैं कुछ भी नहीं कह बस सकता गलती होती है ना इसमें, मैं जी। कुछ भी नहीं कह सकता। मैं तो कह सकता हूँ हम नहीं, आप इसे- ऐसे इतने बचे भी नहीं है कि आपको पता ना हो। नहीं मैं देखा फिर बात बताऊँ आपको, जो चीज़ें सारी हैं वो समझ आ रही हैं कि क्या कुछ आपको कुछ लोग कह रहे थे कि अजहर सदीक को लाया इसलिए क्या है कि जनाब बस नवाज शरीफ को कहना था। देखिए असूली तौर पर तो केस सारे बड़े वाजे हैं, आज भी ओपन एंड शट केस है। आज भी मुझे ये बताएं, आज ओपन तो नहीं, आज का शर्ट आज शट हो गया वही उदैबिया 1 उदैबिया 2 समझा करें ना आप इस बात को। यानी वो सबूत आज भी मुझे बताएं, एमन फील्ड के सब ज्यादा के सबूत है, हाइट बाग के सबूत हैं कोई नहीं है, लेकिन केस खत्म हो गया। अल्लाह अल्लाह बस फातिहा ही पढ़े अब। बहरहाल जी अजहर सदीक साहब ने ये इंकशाफ किया है कि नैब के जब ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हुए तो इनको नैब से कहा गया था कि इस वक्त फैसला नहीं करवाना नवाज शरीफ की अपीलों का, क्योंकि मामला कहीं और तय हो चुके थे। गल मेरा ख्याल है उसमें ही होगा। हाँ मुझे नहीं पता था इस बात का, मुझे तो ये कहा गया कि टाइम लेना है, मैंने टाइम ले लिया। आपने टाइम ले लिया और उसके बाद फिर सारा मुनासिब टाइम के ऊपर केस लगा। और फिर वही मुनासिब टाइम पे, फिर मुनासिब टाइम पे फैसले होते हैं। और उस वक्त टाइम लेना मरियम नवाज कैप्टन सफदुल को सूट कर रहा था। हाँ लेकिन एक बात मैं बताऊँ दैट इज द स्टोरी। यस यू आर राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट, नो डाउट अबाउट इट। दूसरा एक बात और समझे ना, दूसरा बात समझे, ये वही जज साहब थे ना, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब। क्या आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का स्टाइल ऑफ वर्क वही है? उस वक्त जरा सोचिएगा, जरा सोचिएगा ये बात। चले इस पर भी सोचेंगे। बहरहाल आखिरी जुमला ये है आज की नशिस्त का कि अजहर सदीक साहब ने ये तस्लीम कर लिया है कि ना चाहते हुए या अनजाने में ये नैब केस में नवाज शरीफ को रिलीफ दिलवाने में इस्तेमाल हो गए थे। अच्छा चले जो भी आप कह दें इसको, जो भी आप कह दें इसको, लेकिन बहरहाल ये प्रोसिक्यूटर अच्छा, ये एक नैब चीज़ याद रखिएगा, नैब वो इदारा है जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए लफ्ज आजकल वो पता है ना आपको, अपना सिंध के जो हमारे जज साहब हैं मकबूल बाकर साहब जी, उन्होंने लिखा और यही सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, या वो जजेस थे जो समझते थे वैसे पॉलिटिकल आपके इंजीनियरिंग। इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि नैब जो है ना जी, जनरल शाहिद अजीज ने भी अपनी किताब में लिखा, उसने कहा जी कि मैंने सारा बासी को बुलाया, कुछ तोड़ मरोड़ कर पेश की, तो दूसरे दिन मैंने चुपके से आराम से बाकी अखबार न्यूज़ को बुलाया और कहा ये लिख कर दिया कि नैब आपकी बार इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। फिर तो बड़ा शोर हुआ था, आपके बात से इत्तेफाक करता हूँ। अभी भी देख लेना तो इस बार यानी कि नैब ने हिस्सा नहीं लिया। नैब ने सर सुना जरा सुने ना, नैब ने प्री पोल सुने ना सुने, मुझे ये बताएं इमरान खान वर्सेस क्या था? एस्टैब्लिशमेंट, नैब, FIA, ब्यूरोक्रेसी, एंटी करप्शन, पुलिस, क्या रह गया था? मैं जुडिशरी का लफ्ज भी कहूं तो बुरा लग जाएगा आप लोगों इलेक्शन को। कमीशन पर था। ओह सही है, सारे आप अंदाजा लगाए ना, और इन सबको जोड़ के किसने रखा था? फेविकॉल। ओके, ये आपको करीना कपूर के ठुमके क्यों याद आ रहे हैं? तो फेविकॉल, फोटो को सीने से लिया फेविकॉल। बहरहाल जी फेविकॉल अजहर सदीक साहब को बहुत याद आ रही है। तो ये आज का वीलॉग था। उम्मीद करते हैं आपको अजहर सदीक साहब के इंकशाफात और बातें पसंद आई होंगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा इस हवाले से। कल मजीद खबरों के साथ हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।